उनको वर्ड बनाना सिखाते फिर आप उनको वर्ड बनाना सिखाते हो, फिर वर्ड से आप उनकी फ्रेजेस बनाना सिखाते हो. देन यू डेवलप टू वर्ड्स, making sentences and then paraphrasing and then writing articles. So in cognitivism, we are talking about the various stages of learning process. So आप एक से स्टार्ट करते हैं, फिर सेकंड स्टेप पे जाते हैं, then you climb your ladders of learning and step by step you develop. So it is instructional, a procedure and practice that helps us in the classroom as we grow in information and knowledge. और फिर इसमें वर्ड्स की आपको शनाख्त होना शुरू हो जाती है कि बच्चे फिर वो जो हमने पहले का पढ़ा होता है उसी को लेके हम अगले वर्ड को बना के उनके मीनिंग जो है उनको ड्राइव कर लेते हैं. Cognitivism helps us to drive out the meaning and also to drive the sense of the statement or the sentences people are speaking. Okay, sir. Thank you very much. Yeah. But anyway, I will have information again down there. Okay, duration and procedures of this lesson plan, because I actually came up with the practical lesson plan, would be like 60 minutes and materials that we need, but yours could be different from mine. You need PowerPoint presentation, handout, summarizing key concepts. You may be needing whiteboard or markers, or you may need LED or LCD, whatever. Procedures, instruction like 5 minutes. The first 5 minutes जो आपके होते हैं, आपको पता है, आप जब क्लासरूम में जाते हो तो आप welcome the participants and introduce the topic of behaviorism or whatever the topic is. This is what you do on daily basis in the classroom setting. Are you with me? Sir, what does it mean to introduce the topic of behaviorism? मतलब ये मेरे लिए था, ये आपके लिए नहीं है, ये मेरे लिए, मतलब मेरा लेसन प्लान है ना, तो मैं ये कर रहा हूँ. आपको इंट्रोड्यूस मैंने करवा दिया था ना कि बिहेवियरिज्म क्या है. अच्छा अच्छा, ओके सर. I mean, this is like my personal lesson plan, so I'm just teaching you on through my lesson plan. तो पहले 5 मिनट हमने बात की है कि बिहेवियरिज्म क्या था, कॉग्निटिविज्म क्या है. तो ये टॉपिक है जिस अभी जैसे ही आप जैसे इंट्रोड्यूस कराएंगे क्लास में, आपको पता है इन चीजों, ये बेसिक चीजें हैं, आपको पता ही है, लेकिन मैं चाहता था कि हम थोड़ा सा इनको दोबारा से रिवाइज कर लें. तो फिर आप जैसे ही आपने इंट्रोड्यूस करवा दिया, रैपिड फायर कर दिया, सब कुछ कर दिया, यू स्टार्ट टीचिंग देम and explain the importance of understanding these theories for effective teaching and learning. Now, we shall be talking about the theories. We have got two. One is behaviorism, the other one is a cognitivism. So this is what we want to learn. आपने B.F. स्किनर की थ्योरी को पढ़ा है या नॉम चॉम्स्की की थ्योरी को पढ़ा है आप लोगों ने साइकोलॉजी में जाके? नो सर. अच्छा, नहीं पढ़ा, पढ़ना चाहिए था वो. अच्छा, चलो मैं आपको उसके ना आप अपने तौर पे भी कुछ चीजें आपको भेज दूंगा. वो बहुत जरूरी, क्योंकि ना B.F. स्किनर जो था, इसकी पहली थ्योरी जिसको हम थियोरिस्ट भी कहते हैं, B.F. स्किनर का ये ख्याल था कि सोशल जो है ना, सोशल एटमॉस्फेयर, एनवायरनमेंट जो है, वो हमारी लर्निंग पे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है. आपके ख्याल में क्या है? कहां तक हमारा, दो चीजें हैं फरहान एंड रुकैया, कहां तक हमारा जो माइंड है जिसको हम मेंटल प्रोसेस लर्निंग में कहते हैं, कहां तक वो, और कहां तक हमारा जो सोशल बिहेवियर है वो कहां तक हमारी लर्निंग में हेल्प करता है. दोनों को आप कैसे देखते हैं? सर एक एक तो ठीक है, एक बच्चे की अपनी एक कैपेसिटी है जो कि इंस्टिंक्ट है उसकी, वो नेचुरली जो उसको मिली है, लेकिन जो सोशल एनवायरनमेंट है जो भी, वो बहुत इफेक्ट करता है. सोशल एनवायरनमेंट में आपका जो है वो घर का माहौल आ जाता है कि घर में जो है वो लोगों का रुझान किस तरफ है, लोगों की क्या प्रायोरिटीज हैं, और फिर जो है वो पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों को किस तरह से पढ़ाई की तरफ जिस तरह से लेकर आते हैं, वो उनका स्टाइल या उनका
जो बिहेवियर है वो किस किस्म का है, फिर आपका क्लास का एनवायरनमेंट, टीचर का बिहेवियर, ये सारी चीजें जो है वो मैटर करती हैं सर। तो सर जो इसकी थ्योरी है, मतलब मैं इससे काफी हद तक मुत्तफिक हूँ। अच्छा। ये अच्छा, बेसिकली आपने दोनों को मिक्सअप किया है, बट आई जस्ट वांटेड अस टू okay, I just wanted us to understand first the cognitivism, इसकी जो थ्योरी है नाम चाम्स्की की, जो उसने मेंटलिस्ट थ्योरी भी उसको कहा जाता है, उसको जो बयान किया था, जरा दोबारा से बोलें प्लीज। सर मैं ये बात कर रही थी कि जो इसने ये बोला कि सोशल एनवायरनमेंट अफेक्ट्स टीचिंग, तो ये मतलब ठीक बात है कि बच्चे एक तो एक बच्चे की अपना एक आईक्यू लेवल होता है, एक अपनी एक कैपेबिलिटी होती है। कुछ बच्चे ज्यादा उनमें क्यूरियोसिटी भी तरह ज्यादा होती है, लेकिन जो ओवरऑल आपका जो सोशल एनवायरनमेंट होता है, जिसमें आपके घर का माहौल भी आ जाता है, पेरेंट्स का भी बिहेवियर टुवर्ड्स लर्निंग अभी आ जाता है कि बच्चे को वो किस तरह से इस तरफ लेकर आते हैं, वो बच्चे को किस तरह से असेस करते हैं, और बच्चे को वो किस तरह पढ़ाई के कितनी फोकस कर रहे हैं और किस तरह से कर रहे हैं, मतलब वो भी सारा बिहेवियर, और इसी तरह से क्लास का एनवायरनमेंट और टीचर का भी जो बिहेवियर है, ये सब आई गेस सोशल एनवायरनमेंट में ही आ जाते हैं। तो इनका भी बच्चे के लर्निंग जो प्रोसेस होता है उसमें काफी असर होता है, काफी इम्पेक्ट होता है। वेरी गुड। रुकैया, व्हाट वुड यू से? सर मैं रुकैया की बात कर रही थी। ओह सॉरी। फरहान, आर यू देयर प्लीज? यस सर। जी, जो रुकैया ने बात की है, आप उसके साथ एग्री करेंगे और कहाँ तक करेंगे? ये तो बिल्कुल एग्री करूंगी मैं रुपया की बात से कि जो है सोशल बिहेवियर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है बच्चे की लर्निंग पर और इन सब चीज़ों के ऊपर, क्योंकि अगर इसमें से क्लास में टीचर का बिहेवियर या उसके फैमिली में से उसके पेरेंट्स का बिहेवियर या किसी और का उसके सिबलिंग्स का बिहेवियर या क्लास में जो उसके फ्रेंड्स होते हैं उनका बिहेवियर अगर मतलब किसी में भी अगर कोई किसी तरह की कोई कमी होगी तो वो बच्चे की लर्निंग पे इफेक्ट करती है। ऑब्वियसली जैसे अभी लास्ट टाइम मुझे एक लास्ट मंथ मुझे एक स्टोरी सुनने को मिली थी। वो वो जो है वो बंदा डर के मारा। फिर छोटी बहन से पूछा कि क्या मसला है, तुम लोग घर में जाते हो, क्या हुआ है तो फिर उसने बताया कि मम्मा वो जो एक हमारी ना कि तुम ना यू आर एन एनिमल। तो वो जो है ना फिर सारे बच्चे जो है वो वैन में हंसते हैं और फिर उसका मजाक उड़ाते हैं। तो इस तरह से जो है ना वो बच्चा मतलब इतना शायद उसने फील किया कि मतलब उसने कहा कि मैं मुझे स्कूल नहीं जाना। तो ये चीजें बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है बच्चों के ऊपर, सोशल बिहेवियर ये सब कुछ जो है ना, यानी हम इन छोटी छोटी चीजों को कभी कभार इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये चीजें बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। पीयर्स का बिहेवियर हो गया, बच्चों के टीचर का भी इवन बिहेवियर हो गया, ये सब चीजें काम करती हैं स्टूडेंट की लर्निंग पर। ओके, आई एम राइटिंग समथिंग। ओके, आपने अच्छी बात की कि जो सोशल एनवायरनमेंट है वो बहुत ज्यादा असरअंदाज होता है, बट आई हैव लेफ्ट a question for you guys. How do you explain innate ability? अगर सोशल हिसाब कुछ है तो फिर innate ability जो है वो कहाँ तक लर्निंग में हमारा साथ देती हैं? How do you explain innate ability, inborn ability of a child or human being?
anyway. Hello? Yes, Rukiya. innate ability का आई गेस काफी इम्पोर्टेंट रोल होता है कि समटाइम्स सर ऐसे भी देखा गया कि ऐसे ऐसे बच्चे जो हैं वो घर में कोई पढ़ाई का माहौल नहीं भी होता और उनके पास कोई इतने वसाइल भी नहीं होते, लेकिन वो खुद बच्चे बहुत मेहनत कर करके सर ऐसे भी हमने देखे कि उनको पढ़ाई का शौक होता था, वो साथ साथ कोई वो लेबर भी साथ करते थे और साथ में पढ़ाई करके उन्होंने जो है वो मैट्रिक भी किया, फिर आगे भी पढ़ा, फिर इस तरह वो आगे से आगे चलते गए। तो कुछ लोग काफी कहना चाहिए कि उनमें जो है वो बहुत ज्यादा फोकस्ड होते हैं। तो वो समटाइम्स आपके जो सोशल जो सराउंडिंग होती है उसके बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होने के बावजूद भी वो अपने आप को जो उन्होंने सोचा हुआ होता है उसमें जो लर्निंग की उनमें जो एक शौक होता है उसको आगे लेके परसू करते हैं और वो उसमें कामयाब भी हो जाते हैं। और सर ये भी देखा गया कि बच्चे अच्छे भले इंटेलिजेंट होते हैं, रिसोर्सेज भी होते हैं, लेकिन इर्द गिर्द का माहौल जो है वो इतना अच्छा नहीं होता, तो बच्चे जो हैं वो अपने आप को काफी वेस्ट भी करते हैं। So let me raise another question. तो अगर आप टू एक्सट्रीम लेते हैं तो पेंडुलम जो है वो किस तरफ स्विंग करता है, इनबोर्न एबिलिटी पे या फिर सोशल एनवायरनमेंट जो है उसका इंसान की लर्निंग पे जो इन्फ्लुएंस है। सो आप कहाँ तक दोनों को देखते हैं, कंपैरिजन में कौन बेहतर है, किसका ज्यादा रोल है? सर आई गेस सोशल बिहेवियर और सोशल एनवायरनमेंट का ज्यादा रोल है, वो ज्यादा इनपुट प्रोवाइड करता है। अच्छा, वेयर रुकैया के ख्याल में इसका ज्यादा है। ओके, सो वुड यू गिव लाइक 70%? सर आई गेस ओनली 10% हैं जो इनेट एबिलिटी की वजह से बहुत ही वो बहुत एक कंट्रेरी डायरेक्शन में चल पड़ते हैं। ज्यादातर जो है वो आई गेस 80 to 90% तो सोशल बिहेवियर के लिहाज से ही चलते हैं। अच्छा, ये बहुत अच्छी डायरेक्शन को हम निकले हैं। फिर मैं आपको बताऊंगा कि नॉम चॉम्स्की इसमें क्या कहता है और फिर बी एफ स्किनर क्या कहता है। बी एफ स्किनर का जो ख्याल है, जैसे रुकैया बच्चे आपने बताया कि लर्निंग में जो हमारी एजुकेशनल या लर्निंग डेवलपमेंट है वो हमारी सोशल बिहेवियर से ज्यादा होती है। लेकिन नाम चॉम्स्की जो कि जिसको हम मेंटलिस्ट भी कहते हैं, जो मेंटल थ्योरी को ज्यादातर उसने किया, जिस पे फोकस किया और उसको उसने थोड़ा हाई पेडेस्टल पे देखा, उसका ये ख्याल है, मेरी बात गौर से सुने, और यही ख्याल था पुराने जो थे ग्रीक फिलासफर जिसमें प्लेटो वगैरह थे, उन्होंने ये कहा था कि इंसान जब पैदा होता है तो उसके अंदर एक इनबोर्न, जिसको हम कहते हैं इनएट एबिलिटी होती है, जिसकी बिना पे वो ज्यादा लर्निंग करता है। हाउ एवर जो सोशल इन्वायरमेंट है आपका वो आपके ऊपर भी इन्फ्लुएंस करता है, लेकिन जो आपकी इनबोर्न कैपेसिटी ऑफ लर्निंग है उसका बहुत ज्यादा ही अमल दखल है आपकी मेंटल ग्रोथ पे। जो आपके आपके ब्रेन के प्रोसीजर्स हैं, लर्निंग प्रोसीजर्स हैं, प्रोसेसेस हैं, उन पे जो आपकी इननेट एबिलिटी है उसका बहुत ज्यादा ही रोल है। तो ये दोनों डिस्कशन को हम देखेंगे आगे चल के। बाई tomorrow, I don't know if we have a class, but if we have, then or maybe next session, I will actually come up with the both theory. But I will also request you to, on your own leisure time, just go through Noam Chomsky is still alive. He's an American guy. He probably lives in, I think, Texas. And B.F. Skinner, जो है, he's no more in the world. But दोनों की theories को आपने पढ़ना है। फिर हम उसकी जीन पे आईजे की थ्योरी को भी पढ़ेंगे,
कि वो लर्निंग में क्या कहते हैं, और फिर जो हमारे ब्रेन का प्रोसेस है अकॉर्डिंग टू टू पॉल पावलोव, जो है उसके उसने वो जो ही वाज ए रशियन साइंटिस्ट आई शुड से, और उसकी बैकग्राउंड तो थी कि वो थियोलॉजियन भी था, और फिर उसके बाद मतलब he worked hard and in a neurosurgery, and he came up with different kind of theory which is helpful in our learning. अच्छा, so discuss key principles such as classical conditioning. पाउल ने जो क्लासिकल कंडीशनिंग है उसकी बात की, and why is it like that? Okay. हाउ डू यू अंडरस्टैंड ऑपरेंट कंडीशनिंग? किसी को पता है इसका, जो बीएफ स्किनर ने दी थी ऑपरेंट कंडीशनिंग? इसका आइडिया भी हम इससे लेते हैं, पॉलोव से लेते हैं इसका आइडिया भी। हेलो। यस सर। जी जी बेटा, आपने इसको ये जो बीएफ स्किनर ने जो पेश किया था, और पॉलोव ने भी पेश किया था ऑपरेंट कंडीशनिंग, हाउ मच डू यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस? नहीं पता इसका आपको? एक सर इसमें यही है कि स्किनर ने यही कहा कि सोशल एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंसेस मोर टुवर्ड्स लर्निंग एटीट्यूड। contrary to him, Noam Chomsky said that instinct, behavior or born ability is more influential towards learning process। ये किसने जो कहा था? सर नॉम चोक्सी। नॉम चॉम्स्की ने ये कहा था कि जो इनबोर्न कैपेसिटी है लर्निंग की, वो बहुत ही जरूरी है। वो कहता था कि जब इंसान पैदा होता है तो उसके ब्रेन पे, उसके दिमाग पे एक खाली स्लेट है, लेकिन उस स्लेट के ऊपर डॉट्स बने होते हैं, ठीक है? और वो जो डॉट्स बने हैं, जिस तरह कार्बन के डॉट्स कुछ इस तरह से, वो डॉट्स इसी बात की सिंबल होते हैं, सिंबल के वो मतलब इंसान कुछ लर्निंग कर सकता है। So that's what he is able to do that. So BF स्किनर कहता है कि ऑपरेंट कंडीशन उसने बयान की। ऑपरेंट कंडीशनिंग में उसने एक ना, आप इसको देखना बीएफ स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग, उसमें एक वीडियो है जिसमें उसने स्टिमुलेंट को बयान किया है। आपको याद है उसने वो एक वीडियो से बनाई हुई है, उसने एक ऑपरेटिंग कंडीशन एक एक तैयार किया है केज किस्म का, और उसमें उसके पास एक रैट है, और रैट इज हंग्री। You understand what I'm saying? उसने, रैट ने गलती से क्या कर दिया, उसने एक दिन अपने उसके उसी उसी में उसके केज में एक राड सा लगा हुआ है, राड को उसने टच किया और उसमें से एक साउंड पैदा हुई, और उस साउंड की वजह से जो उसका मालिक था वो उसके लिए खाना लेके आया। तो अब एवरी टाइम व्हेन द रैट और द माउस वाज हंग्री, ही वुड जस्ट, उसके ऊपर वो पाँव रखते हैं, उसमें से वो ही मेक्स ए नॉइस, और उसके रिस्पांस में जो उसका मालिक है वो उसको खाना लेके आता है। सो दिस है व्हाट वी कॉल ऑपरेटिव कंडीशनिंग, कि आप एक स्टिमुलाई जो है उसको क्रिएट करते हैं, और स्टिमुलाई, जिसको स्टिमुलाई बाद में स्टिमुलस भी कहा जाता है, स्टिमुलाई के रिस्पांस में जो आपको आगे रिस्पांस दिया जाता है, ठीक है, हम उसको सारे प्रोसेस को ऑपरेट कंडीशन में लेके आते हैं। अच्छा, अब भूख जो है वो आपकी स्टिमुलाई है,
रिस्पांस आपका ये है कि आपको खाना मिलता है और यू फील समथिंग और यू कुड डू समथिंग. We shall also be looking at reinforcement. We shall be looking about positive reinforcement and negative reinforcement and punishment and shaping. So how do you understand? Let me, yeah, वो उसके बारे में बाद में बात करेंगे अपने कंडीशनिंग के डिटेल में. लेकिन सबसे पहले हम इसकी बात कर लें कि reinforcement को आप किस तरह से समझते हैं. What is a reinforcement? Hello? Yes, please. How do you understand the reinforcement? Okay, yeah, how do you understand reinforcement? Okay. Farhana, how do you understand reinforcement? Hello, are you with me? Hello, sir. I'm audible. Yeah, but yeah. How do you understand reinforcement? Problem for little, I can't hear properly. I think today the connection is little problem or yes, sir. Reinforcement you are asking about. जी. Sir, reinforcement is an action or process for extraction. इसमें हम जो भी किसी भी एक्शन की जो है उसके अंदर जो स्ट्रेंथ होती है बेटा उसका आपकी आवाज प्रोसेस ठीक नहीं आ जा रही. शुरू से ही आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही. होता है. आई थिंक टुडे आई हैव लिटिल प्रॉब्लम विद कनेक्शन. ओके. reinforcement ये है कि जब बच्चा कोई अच्छा काम करते हैं आप उसको शाबाश देते हो. रिवॉर्ड. You wish him well. ओके. और आपके ये पॉजिटिव जो इसको हम कहते हैं पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट. आप उसको कैंडी दे देते हो. जैसे अभी आप में से किसी एक ने एग्जांपल दी थी ना कि वो बच्चे को मतलब फिर मैंने उसको चॉकलेट देना शुरू कर दिया कुछ ना कुछ मतलब कि उसको मतलब उसका जो था उसको इनकरेज भी किया. अब जो नेगेटिव रिइंफोर्समेंट ये है कि जब बच्चा गलत काम करता है ओ लेट मी से नॉट नेसेसरीली गलत काम पे जब आप उसको टेस्ट देते हैं और टेस्ट में उसके अच्छे मार्क्स नहीं आते तो नेगेटिव रिइंफोर्समेंट में आप करते हैं ओके आई विल पनिश यू बिकॉज यू डिड नॉट डू योर होमवर्क प्रॉपर्ली और यू डिड नॉट शो योर रिजल्ट्स एज आई एक्सपेक्टेड. सो रीइंफोर्समेंट जो है ये शेपिंग में हमारी हेल्प करते हैं. नेगेटिव जो होता है वो हम ये समझते हैं कि आज के दौर में जो मॉडर्न वे ऑफ टीचिंग है उसमें हम कोशिश करते हैं कि हम बच्चों के बारे में नेगेटिव ना बोलें. एनी कंट्रीब्यूशन प्लीज. सर मेरा एक क्वेश्चन है. जी बेटा बोलें. सर अगर आप ये देख लें कि बच्चा जो है वो उसमें कैपेसिटी भी है और पहले बड़ा अच्छा परफॉर्म करता रहा है, आईक्यू लेवल भी उसका बहुत अच्छा है, लेकिन वो इररिस्पॉन्सिबल होता जा रहा है, तो सर इसको कैसे हम मतलब बच्चे को कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास दिलाया जाए एक पॉजिटिव मैनर में. व्हाट शुड इट बी? That's a fantastic question. आप उनको एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं कि नंबर वन कि टीचिंग के दौरान उसके जो इंटरेस्ट है वो कहीं इधर उधर ना हो. हाउ एवर क्योंकि बच्चा एक दो नहीं बैठा होता पूरी क्लास होती है 15-20 की या 30-40 की भी हो सकती है. कोशिश आपने ये करनी है कि आपने एक ऐसा माहौल पैदा करना है जिससे बच्चों का इंटरेस्ट मेंटेन रहे. अगर कोई बच्चा लूज कर गया है then you need to understand work on their psyche.
कि ये बच्चा कुछ देर पहले अच्छा परफॉर्म कर रहा था, अब ये बच्चा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है कि उसकी उसकी जो लर्निंग साइकी है उसके ऊपर कुछ ना कुछ किसी तरीके से डिफरेंस पैदा हुआ है। उस डिफरेंस को क्योंकि इस बिहेवियरिज्म में और ये जो हमारा जो कॉग्निटिविज्म है, इसमें यही सीखना चाह रहे हैं कि बच्चों की हम साइकी को देखें तो उनके ऊपर काम करते जाएं। कुछ मैंने आपकी हेल्प की है? यस सर। इज दैट सर, क्लियर? सर इसी से आगे एक और सवाल है कि अ, मतलब कैसे उनकी साइकी को हमने कैसे जज करना है, मतलब एक सिंपल वे में, एक सिंपल वे में, और एक मतलब एक फौरन से कैसे जज करना है? Wow, that's very good question. साइकी को जज करना ही तो हमारे फैसिलिटेटर्स का सबसे बड़ा जो है ना, वो मैनेजेबल एक काम होना चाहिए कि हम बच्चों की साइकी को समझ सकें। जब हम उनकी साइकी को समझेंगे फिर हम उनके लेवल पे आके उनको पढ़ाएंगे, उनको टीच करेंगे। ठीक है? तो साइकी को समझे कि वो बच्चा पहले क्या था, उसमें बिहेव, क्योंकि देखिए बिहेवियरल चेंजेस आती है ना इंसान में। हेलो? जैसे जैसे इंसान की डेवलपमेंट होती है ना, मेंटल डेवलपमेंट एंड आल्सो आल्सो फिजिकल डेवलपमेंट, उसी तरह इंसान के बिहेवियर में चेंजेस आती जाती हैं। तो इसी के साथ साथ उनकी साइकी चेंज होती जाती है। हमने उनकी साइकी की चेंजेस की स्टेजेस को देख के उनको उनके ऊपर हमने काम करना होता है कि ओके नाउ एट दिस स्टेज दिस फेलो this student is behaving in this way or like that, so we need to work on that, try to understand the psyche of the student and start working on that. Different method use करें, उसके साथ बात करें, उसके अल्फाजों पे गौर करें, उसके एक्शंस को देखें कि वो किस तरह के एक्शन से बात करते हैं, उसके साथ उसके आई कांटेक्ट को देखें, ठीक है, उसकी स्माइल को देखें, मुख्तलिफ चीजों को नोट करें कि इस बच्चे में अगर बिहेवियरल चेंजेस आई हैं, देन हाउ हाउ कैन आई वर्क विद दिस चाइल्ड, तो ताकि इसकी जो मेंटल ग्रोथ है वो ज्यादा बेहतर तरीके से हो सके। ओके, रुकैया, डिड यू अंडरस्टैंड दैट? चलिए ठीक है, आसान हो गई है। ऑलराइट, Farhana, can you read the next slide, please? Yes, sir. The slide is not Yeah, showing. classical conditioning. Sir, nothing is showing here. You cannot see the slide? No, sir. Only I can see you. You can see it now? No, only I can see your face and the back side of the area which is between back side of you. I can't see. Slide नहीं आ रही आपकी? Sorry, I'm not connected. Can you see now? No, sir. Only I can see the background of your. Hold on. But it is showing. Now, can you see? No, sir. Still.
No? No. बेटा मेरी तरफ से तो स्लाइड नजर आ रही बिल्कुल ठीक ठाक. मेरी साइड से जो आपके बैक साइड पे डिस्प्ले हो रहा है ना, द फ्लैग और जो स्क्रीन है, टीवी स्क्रीन, और ओनली आई कैन सी योर Hold on, फेस. let me just disconnect and reshare it. Na? I just connected in. No. Disable. No. Hold on a moment. Yeah, please. Let me make sure that Yeah, make me know because you are. thanks. Okay, can you see the slide now? Yes. Yes, sir. Classical conditioning. Yes. Classical conditioning is Yes, sir. concept with behaviorism, pioneered by the Russian psychologist Ivan Stalin Yeah. Pablo. in the late 19th and early 20th centuries. It describes a type of learning in which a neutral stimulus comes to evoke a response after being paired with a stimulus that naturally evokes that response. Okay. This classical conditioning is a fundamental concept within behaviorism. It describes the type of learning in which a neutral stimulus comes to evoke a response. How do you define stimulus or stimuli? Hello? Do you understand that word? Yes, sir. Please, Ruqayya, can you define for me, please? Okay, what is stimuli? Stimuli is a detectable changes in the internal and external environment that causes temporary increase of psychological activity. That's what we call stimuli. कि आप किसी चीज को मतलब सुन के आप में कोई एक इमोशन क्रिएट होता है, वो इंड्यूस किया जाता है, जिसके लिए आप उसके रिस्पांस की डिमांड करते हैं. This is what we call stimulus or stimuli. Yes, sir.
It comes to evoke a response after being paired with a stimulus that naturally evokes that response. इसकी एग्जाम्पल हो सकती हैं. मतलब कोई चीज जैसे आपको कोई भी जी बोले बेटा. एक्सटर्नल चीज आपको ट्रिगर करे, मतलब दैट इज द स्टिमुलस वर्ड. या इंटरनल चीज ट्रिगर करती है. कोई एग्जाम्पल दें इसकी. सर बिल्कुल एक जनरल से एग्जांपल ये कि जैसे भी कोई हमारी मर्जी के खिलाफ कोई बात होती है तो हम गुस्से में आ जाते हैं. फौरन आ जाते हैं, तो वो एक एक्सटर्नल कोई भी जो चीज है उसकी वजह से हमें जो गुस्सा आया है या इमोशन जो है वो हमारे डेवलप हुए हैं, तो इसको कह सकते हैं सर. हाँ, लेकिन उस पर उसका रिस्पांस क्या है? सर रेस्पॉन्स तो अपनी वही सेल्फ गवर्निंग एबिलिटी डिपेंड करता है कि आप किस तरह के रिस्पांस देते हैं. Either you just be quiet, you get quiet, or you do some kind of reaction. या फिर मतलब इवन के फाइट भी इसी तरह से होती है ना, कि वो उन लोगों को स्टिमुलेंट किया जाता है, फिर उसके रिस्पांस में लोग उनका जो गुस्सा था वो एग्रीवेट कर जाते हैं, and then people start fighting over things. Okay? यस सर, यस सर. Yeah. Farhana, you wanted to say something? Yes, sir. Am I audible? Yes, you are. सर इसमें हम मोटिवेशन को भी ले सकते हैं स्टिमुलाई में, कि अगर मतलब टीचर जो है बच्चे को मोटिवेट करे तो मतलब बच्चे के अंदर और भी क्यूरियोसिटी जो है वो बढ़ जाती है लर्निंग के लिए, और थोड़ा सा वो मतलब उसके अंदर इंटरेस्ट पैदा होता है. इसको हम ऐड कर सकते हैं इसमें स्टिमुलाई में. लर्निंग में तो हम लर्निंग थीरीज में तो मोटिवेशन का बहुत बड़ा रोल है. स्टिमुलेंस में अगर आप उसको मोटिवेशन को करना चाहते हैं तो दैट वुड बी लिटिल बिट आउट ऑफ द ट्रैक, क्योंकि वो लर्निंग थीरीज के अंडर ही आता है कि आपको मोटिवेशन है, वो पे टीचर पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह से बच्चों को मोटिवेट करके उनको पढ़ाता है, और उसी में रीइंफोर्समेंट आ जाता है. रीइंफोर्समेंट में हमारे पास दो की टाइप्स होती हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट. ताहा, आर यू देयर? मिस्टर ताहा. Yes, sir. Yes, sir. कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, फॉर जॉइनिंग अस. और आप कैसे, आप लोग कैसे सर? ठीक ठाक, ठीक ठाक, ठीक ठाक. सर मैं सुन रहा हूँ आपकी बातें, मैं सुन रहा हूँ. जी जी. मैं आप लोग की डिस्कशन सुन रहा था. एक्चुअली मैं अभी हॉस्पिटल में हूँ, हॉस्पिटल से मैं क्लास ले रहा हूँ, तो इसलिए मैं ज्यादा बोल नहीं पा रहा था. कोई बात नहीं. तो जी अच्छा अच्छा. जी तो यू थिंक यू कैन जी टॉक सर. नाउ? जी जी जी. ओके. व्हाट इज योर एडिशन? ताहा. सर यहाँ पे जो स्टिमुलाई की बात कर रहे हैं कि हम लोग जो है कभी जैसे एज अ टीचर जो है हम लोग जानबूझ के ना कुछ ऐसी बातें करते हैं, कुछ ऐसा जो है कि बच्चों को कुछ प्रोवोक कर ऐसे जो देते हैं ना. हाँ प्रोवोक कर देते. जैसे आपने बड़ा ही मशहूर इन्फ्लुएंसर सुना होगा, शाहिद अनवर, जो अमेरिका में रहते हैं. वो जी जी. अपनी वीडियो का स्टार्ट ही ऐसे करते हैं गरीबों से ना, तो बहुत सारे लोग ट्रिगर हो जाते हैं. तो उनका कहने का मकसद ये होता है कि मैं ट्रिगर करके आपसे काम करवाना चाहता हूँ कि भाई आप अपनी गुर्बत से बाहर निकले, और मैं जो आपको कह रहा हूँ आप उस चीज से बाहर आ जाए. ठीक है, अपनी गुर्बत से निकल के अमारत में आ जाए. तो ऐसे ही हम लोग भी बच्चों को जो है वो थोड़ा प्रोवोक करते हैं, उनको जोश दिलाते हैं कि भाई तो अक्सर मैं तो ये बोलूँ तुमसे नहीं हो पाएगा, फिर वो करके दिखाते हैं कि सर कैसे नहीं हो पाएगा, आपने बोला कैसे. तो वो चैलेंज लेके कुछ बच्चे जब अगर समझ रहे होते हैं कि नहीं सर ने तो मुझे तंज कर दिया, अब तो मुझसे नहीं होगा, तो फिर मैं उसके बाद जाके एक्सक्लूसिवली समझाता हूँ भाई मैं तो ऐसी मजाक कर रहा था, आप कर सकते हो, आप इसको दिल पर ले लो. तो कुछ बच्चे एज अ चैलेंज लेके उसको मुझे प्रूव करके दिखाते हैं कि भाई आपने गलत बोला, मैं कर सकता हूँ. तो ये हम लोग जानबूझ के, जो अथॉरिटी होती है जैसे गवर्नमेंट भी होती है, वो चेक कर रही होती है आवाम का रिस्पॉन्स ना, 2-3 के सामने रख के चेक करती है कि आवाम का रिस्पॉन्स क्या आएगा, फिर उसके हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी जो है वो डिवाइस की जाती है. तो क्लासिकल कंडीशनिंग जो है वो उसी जुमरे में आती Yeah. Very good. Amna, would you want to say something? सर एक्चुअली Amna, कैसे हैं? We welcome you. sir, actually I'm Rukaiya and I am online from 2 Okay. devices. Actually I had some issue with the network, so I thought it would be better to be online from 2 devices. अच्छा सर मेरा एक Okay, क्वेश्चन that's है. all right.
यस जी सर। जी बोले। सर मेरा एक क्वेश्चन ये है कि सर यहाँ पे जो स्पेसिफिकली न्यूट्रल स्टिमुलस लिखा गया है सर, इसका क्या मतलब है? मतलब न्यूट्रल क्यों लिखा गया है? न्यूट्रल स्टिमुलस कैसे होता है? It describes a type of learning in which a neutral stimulus comes to evoke. इसको पूरा पढ़े जरा। ये क्यों आता है? To evoke a response after being paired with the stimulus that naturally evokes that response. इसको दोबारा पढ़े आप तो जरा गौर से। It describes a type of learning in which a neutral stimulus comes to evoke a response after being paired with a stimulus that naturally evokes that Yeah. response. सर मतलब न्यूट्रल स्टिमुलस जो है वो बाद में आता है, पहले कोई एनवायरनमेंट से ऐसा कोई स्टिमुलाई मिलता है आपको जो उसके बाद जो है वो आप Yeah. उसको न्यूट्रल स्टिमुलाई के साथ पेयरिंग होने के बाद। पेयर करते हैं, जिस तरह हम वो बात करते हैं ना इंटरनल की और एक्सटर्नल की। अच्छा सही सही, ठीक है ठीक है ठीक है, समझ ठीक गई। होगी। ठीक सर, थैंक यू। ऑलराइट। तो अच्छा, अब ये जितने भी क्लासिकल कंडीशनिंग हैं, my question would be to the whole class, how would you understand this stimulus and response or stimuli and response in the classroom setting? किस तरह बच्चों पे अप्लाई करेंगे ये क्लासिकल कंडीशनिंग जो है, ये जो रशियन साइकोलॉजिस्ट ने हमें दे दी कि ये बड़ा जरूरी है लर्निंग प्रोसेस में? how would you apply in your classroom? सर ताहा ने बड़ी अच्छी एग्जांपल दी थी एक तो। ये शुरू किया। सर आई वांट टू हियर फ्रॉम अदर टू, बट मेरा इतना ही कहना था कि इसमें यही है कि आप बच्चे को जो है वो अप्रिशिएट करते हो या बकअप करते हो, और अगर उसको थोड़ा सा ये एहसास दिलाने की कोशिश करते हो कि यू हैव द एबिलिटी टू डू दिस एंड यू कैन डू इट, तो इस तरह से आप उसको एक क्या कहते हैं, मोटिवेशन दिला मोटिवेशन के दे ही। देते हो, पॉजिटिव मोटिवेशन दे देते हो, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट भी इसको कहा जाता है कि जब बच्चा अच्छा काम करता है हम उसको कैंडी देते हैं, उसको चॉकलेट देते हैं, उसको शाबाश दे देते हैं। दिस अबाउट रीइंफोर्समेंट, कि हम उसको इनकरेज करते हैं कि बेटा आपने बहुत अच्छा काम किया एंड यू कैन डू मच बेटर देन दिस। यस सर। या रुकिए, कैन यू रीड दिस वन, activity based learning, and what is your like यस thought on this? सर। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, activities and discussion. Divide participants into small groups. Provide scenarios or case studies related to classroom management or student behavior. Ask groups to analyze the scenarios from a behaviorist perspective and suggest appropriate interventions or strategies. Analysis and solutions. Exactly. आपने बच्चों को ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, और फिर आपने फ्रॉम बिहेवियरिस्ट पर्सपेक्टिव अप्रोप्रिएट और आपकी स्ट्रेटजीज क्या हो सकती हैं जो उनके लर्निंग डेवलपमेंट में बड़ी फायदेमंद साबित हों। किस तरह की एक्टिविटी आप करेंगे और हाउ आर यू गोइंग टू मॉनिटर देयर बिहेवियर व्हेन दे आर वर्किंग ऑन देयर एक्टिविटी, लर्निंग बेस्ड एक्टिविटी पे? सर जनरली तो यही जो एक कॉमनली प्रैक्टिस से एक तो बच्चों का इंटरेस्ट भी डेवलप होता है और बच्चे एक ग्रुप में एक टीम वर्क भी करते हैं और अपना अपना इनपुट देते ठीक हैं, है। और फिर उसमें वो असेसमेंट भी होती है कि बच्चा जो है वो उसकी इमेजिनेशन पावर कह लें या जो है वो उसके जो किसी चीज को इन्वॉल्व होके करने की जो कैपेबिलिटी है वो कैसी है। आप उनके बिहेवियर को कैसे जज करते हैं? हाउ डू यू
read out their behavior. और फिर आपने होल्ड डाउन, फिर आपने उसके बाद अपनी क्लास को उसका सारा रिजल्ट भी उसकी असेसमेंट करनी है, एवेल्यूशन करनी है कि अगर आज मैंने एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करवाई है तो मेरे ख्याल में इसके रिजल्ट्स मेरे पास ट्रेडिशनल मेथड से या जो कोई और भी दूसरा तीसरा मेथड हो उससे बेहतर रिजल्ट्स क्यों हैं, अगर नहीं है तो फिर मुझे और क्या इसमें चेंजेस पैदा करनी चाहिए। ये है मेरी बेसिकली इसमें टेक कि एक्टिविटी बेस्ड teaching process or procedures। और जब बच्चे एक्टिविटी कर रहे हैं आपके सामने, when they were actually engaged in doing in that activity and they were talking to each other, आपने एज ए मॉनिटर बैठना है और उनको चेक करना है, उनके बिहेवियर को देखना है, उनके सोशल बिहेवियर को देखना है और द वे दे टॉक। और फिर आपने देख रहे हैं कि किस तरह से उनकी ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है एक ही टॉपिक के बारे में, किस तरह वो एक्साइटेड होकर चीजों को देखते हैं और फिर किस तरह से उनके अंदर की जो इनबोर्न एबिलिटी है वो बाहर आती है। उसको आपने जज करना है कि by the end of like 40 minutes, by the end of 15 minutes, you are able to draw some conclusion कि जो activity based learning है ये comparatively is better I mean kind of learning or teaching। तो इस तरह का सिनेरियो किस तरह से आप क्रिएट कर सकते हैं क्लास में? वैसे तो मैंने बहुत कुछ बता दिया, थोड़ा इसमें ऐड करें। फरहाना आप ऐड कर दें, ताहा आप ऐड कर दो कुछ। सर हेलो यस प्लीज, यस। सर, ये एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग तो बहुत ही ज़बरदस्त टूल होता है हमारे पास बच्चों को इंग्लिश करने का। और ये जैसे हम बोलते हैं ना, कुछ लोग होते हैं वो काम करके सीखते हैं, कुछ लोग होते हैं वो सीख के काम करते हैं। तो ये वाली कैटेगरी जो काम करके सीखना चाहते हैं, ठीक है, तो हमारे क्लास में जो है वही मिक्स कैटेगरी होती है। कुछ लोग सीख के काम करना चाहते हैं, कुछ काम करके सीखते हैं, तो हमें हर तरीके के लोगों को कैटर करना होता है। लेकिन ज्यादातर जो हमारे पास बिहेवियर आता है वो यही है कि लोग जो है वो एक्टिविटी करना चाहते हैं। वो आपने बच्चों को भी देखा होगा कि वो खिलौने से खेल रहे हैं, छोटे बच्चे जो है वो खिलौने को तोड़ रहे हैं, सीख रहे हैं उससे, ठीक है। और अक्सर हमारी जो जनरेशन है उनसे पूछे कि भाई उन्होंने कोई कंप्यूटर ऑपरेट करने के लिए क्या कोई कोर्स किया, तो आप बताएंगे नहीं, उन्होंने खुद से, हमारी जनरेशन ने खुद से कंप्यूटर सीखे और डिफरेंट टूल सीखा। तो हमारी मेरे ख्याल में एक ह्यूमन के अंदर एक इनवॉल्व एबिलिटी होती है कि वो करके सीखना चाहता है। तो आप जो है बच्चों को इंगेज करें, और इंगेजमेंट के अंदर आपकी इस बात का जरूर ख्याल रखें कि जो आप एक्टिविटी करवा रहे हैं वो बिल्कुल इनोवेटिव होनी चाहिए, मतलब अप टू डेट होनी चाहिए। अगर वो एक्टिविटी करवा रहे हैं जिसका कोई यूज ही नहीं है, जो कि ऑब्सलीट हो चुकी है, तो फिर बच्चों का ध्यान नहीं रहेगा। तो इस बात पर ख्याल रखें कि आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उस सब्जेक्ट में जो सबसे अप टू डेट एक्टिविटी चल रही है उसी का अरेंजमेंट करवाएं, वरना बच्चे जो है लूज करेंगे। और ये एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग तो जो होती है अट्रैक्टिव है बच्चों के लिए, वो हमेशा से इसके लिए रेडी रहते हैं कि भाई जैसे हम फिजिक्स या केमिस्ट्री पढ़ाते हैं तो बच्चे जो है वो इसी इंतजार में होता है कि लैब कब लेके जाएंगे, हमें लैब में लेके जाके दिखाएंगे क्या क्या होता है। मुझे याद है ना, जिस तरह लास्ट सेशन में मैंने बात की थी, मुझे याद है कि हमारे दौर में जब हम मैट्रिक में पढ़ते थे तो सारा कुछ टीचर ही करता था। जी जी वो जो बात की वो that the system was like teacher centered लर्निंग प्रोसेस था वो। तो बस हम सारे चुप होके पैसिव सम टाइम होके बैठे रहते थे, यस कभी कभार एक्टिव भी तो रहते थे एनीवे, बट इट वाज लाइक इतना खौफ होता था कि यार टीचर पता नहीं क्या क्या देगा, फिर आप उसमें कॉम्प्लेक्स का शिकार भी हो जाते हैं। तो आज जो दौर है बिल्कुल वो हमें इनकरेज करना है स्टूडेंट को, और हमें स्टूडेंट सेंटर्ड जो अपना माहौल बनाना है इसका लर्निंग का। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, कोई 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 आप अपनी कोई हमें सक्सेस स्टोरी दे सकते हैं शॉर्ट कि ये हुआ और आपके पास ये रिजल्ट है जो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग आपने करवाई?
किसी के पास कोई स्टोरी है तो आप शेयर करना चाहते तो कर सकते हैं. Okay, Taha, would you please read the next slide for me? Sir, cognitivism. Number 4, Yeah. overview of define cognitivism and its focus on mental processes such as perception, memory, problem solving, and learning इसी strategies. पे Discuss key go principles ahead. such as चल read कर लेते हैं. ठीक है, go ahead. schema theory. ये याद है आपको, ये जर्मन था स्कीमा थ्योरी वाला, ये जीन पे आइए, इसको ऐसे प्रोनाउंस करते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल, कॉग्निटिव लोड थ्योरी एंड सोशल कॉग्निटिव थ्योरी, जो हमने इससे मिलती है बंडूरा से, and provide examples of cognitivist principles in educational context. That's what we want to talk about. Taha, we had actually somehow done our brainstorming on cognitivism and its focus on mental process such as perception Yes, sir. and memory. इस तरह से ये सारा कुछ एक ही वक्त में हमारे डेवलपमेंट में, एजुकेशन डेवलपमेंट में ये हमारा साथ देती है, और यही चीजें जिनको हमने एक्टिवली जो है उनको प्रोसेस में ला के लर्निंग करनी होती है. जब हम मेमोरी की बात करेंगे फिर हम उसमें शॉर्ट टर्म मेमोरी की बात करेंगे, लॉन्ग टर्म मेमोरी की बात करेंगे, फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करेंगे कि हमारी जो विजडम की कैपेसिटी है किसी चीज को रिजॉल्व करने की, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, उसको हम किस तरह से अप्लाई करेंगे. और फिर हम देखेंगे कि ये जो हमारी ये एंड लर्निंग स्ट्रेटजीज, और ये हमारे पे जो लर्निंग स्ट्रेटजीज हैं वो जैसा आपने पहले कहा कि मॉडर्न वे में वो, या टीचिंग या लर्निंग स्ट्रेटजी वो हमें मॉडर्न टाइप की डिवाइस करनी है, ताकि लोग मॉडर्न एब्सोल्यूट नहीं लेनी, हमने मॉडर्न चीजों को लेना है ताकि लोग मॉडर्न अंदाज में ही सीख सकें. सो लेट्स टॉक अबाउट दैट. हाउ डू यू डिफाइन परसेप्शन नंबर 1? सर, परसेप्शन ये होता है कि स्टूडेंट्स का या किसी भी इंसान का किसी कॉन्सेप्ट के बारे में पहले से जो है वो तैयार शुदा एक जो है वो थ्योरी उनकी जो होती है, उनकी सोच होती है पहले से ही, तो वो परसेप्शन कहलाती है. So Taha, according to you, understands like a preconceived idea? जी बिल्कुल. Okay. Farhana, what do you say about perception? How do you define? Farhana, are you Am I there, audible? बच्चे? जी जी, yes you are. Yeah. Perception क्या है बच्चे? सर परसेप्शन में जो है हम किसी की जो है एबिलिटी को जो है वो चेक करते हैं, मतलब द एबिलिटी टू सी, द एबिलिटी टू हियर और बिकम अवेयर ऑफ समथिंग थ्रू द सेंसेस लाइक दैट, और द वे इन व्हिच समथिंग इज रिगार्डेड और अंडरस्टूड और लाइक दैट. Okay, what do you say about perception? So it is the ability to perceive, or we can say it the what is your mental grasping of understanding Very towards any object or any topic, It's or how like much you know about perceive. that. Exactly. Yeah. It's like you perceive what you have heard or you learned, and then you are able to make sense out of that statement that you have heard, or you are able to interpret the meaning of the phrase or statement or word somebody has spoken with you. That's your perception, the way you understand things. So perception also comes under cognitivism.
जैसे हमने पहले बात की ना, ये प्रोसेस है ना, स्टेज 1 to stage 2 and the third one and the fourth one. And Ruqayya, how do you define memory? And what is the role of memory in our learning? So memory is actually the capability of our mind to store or retain any anything in our mind. तो साइकोलॉजी में बिल्कुल ठीक है, आपने ये तो आसान सा है, यही डेफिनेशन है बेसिकली, ठीक है। साइकोलॉजी में फिर हम इसको किस तरह से बयान करेंगे? जब हम एग्जाम के लिए बैठते हैं तो कभी ऐसा नहीं होता कि हम एकदम ब्लैंक हो जाते हैं? Why do we go blank before attempting our papers? कभी ऐसा होता है आपके साथ? मेरे साथ तो होता था। Yes sir, होता है सर। तो फिर उसको हम क्या कहेंगे साइकोलॉजी में जाके? यस प्लीज। सर आई थिंक ये जो होता है एंजाइटी की वजह से होता है, क्योंकि समटाइम्स जब इंसान के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर होता है तो वो थोड़ा सा एंजाइटी फील करता है, उसकी वजह से ऐसा लगता है जैसे हम बिल्कुल ब्लैंक है, कुछ भी नहीं आता। इवन कि जब समटाइम्स हम कहीं पे भी जाते हैं इंटरव्यूज के लिए या कुछ भी किसी ऐसे कहीं पे हम मतलब अपने आप को कहीं कॉम्पिटिशन के लिए करते हैं, तो फिर उसमें बिल्कुल ऐसा जैसे हमें कुछ भी नहीं आता, वी आर ब्लैंक, वी हैव नॉट माइंड। तो ओके, ये and you होता है। define problem solving, अप्लाई है वहां पे भी, but you don't have the response towards your stimuli. तो रिस्पांस इस सूरत में आता है जब आपके पास ट्रेजर होगा, when you have storage full of information. ये वो बात है, अगर कोई बंदा केमिस्ट्री का फार्मूला पूछ रहा है तो आप उस पे सोशल साइंस को अप्लाई नहीं कर सकते ना, आपको उसकी केमिस्ट्री के फार्मूले के थ्रू ही उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। मैथमेटिकल प्रॉब्लम को मैथमेटिकल तरीके से ही सॉल्व किया जाता है। इधर ओके? Yes sir. तो हमारे पास आंसर पड़ा होता है, तो अगर आंसर नहीं पड़ा हुआ तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं कोई स्टोरेज जो था वो खाली था, या फोल्डर हमारे पास नहीं है हमारे ब्रेन सिस्टम में। अच्छा, और फिर हम सर इसके बाद जी बोले। ये क्वेश्चन ये है कि सर क्या प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है, क्या वो सिर्फ इस चीज पे ही डिपेंड करती है कि आपको उस चीज के बारे में नॉलेज कितना है, या सर ये कोई अपनी भी एक इनबिल्ट एबिलिटी भी होती है कि समटाइम्स आपके पास नॉलेज तो होता है लेकिन आप फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाते, क्या सर ऐसा भी है? मेरी पर्सनल इसमें राय ये है कि इन एबिलिटी जो है ना, वो आपको कहती है कि आपके पास ये एक करीब तरीन आंसर है, और जो आपका करीब तरीन आंसर है मुमकिन है कि जिसने क्वेश्चन किया उसके उसके उसको सूट ना करे, या वो समझते हैं कि नहीं मेरा क्वेश्चन कुछ और था, आंसर आपने दिया, लेकिन आप वही आंसर देंगे जो इंफॉर्मेशन आपके माइंड में थी, उसी के मुताबिक ही आप आंसर दे सकते हैं। अच्छा, आपका क्वेश्चन बड़ा बड़ा वैलिड है। अब होता है कि आपकी जो इनबोर्न एबिलिटी है वो कोशिश ये करती है कि आप टू द मैक्सिमम उसको आंसर करें जो क्वेश्चन है। अब ये डिपेंड करता है जिसने क्वेश्चन रेज किया है उस पे कि वो आपके आंसर को मतलब एक्सेप्ट करता है या नहीं करता। कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ होती है, 2 times 2 = 4 ही होता है। कोई बंदा नहीं कह सकता कि 2 times 2 = 3 है, कोई बंदा नहीं कह सकता। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, ये मैथमेटिकली इसको इस तरह से सेट किया गया है और हमारे जहन ने
उसको परसीव किया हुआ है कि हम इसको यही जवाब देंगे, इस तरह हम टेबल सीखते हैं। ठीक है, तो जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है वो आपकी अकॉर्डिंग टू योर इन रिस्पॉन्स टू योर क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू माय अंडरस्टैंडिंग, your inborn ability and plus the information according to the nature of question, that's what you gave. यस सर, सही हो गया। कोई ताहा अगर आप इसमें ऐड करना चाहो तो प्लीज आप कर सकते हैं। कोई और अगर ऐड उसमें कुछ करना चाहता है तो यू आर अलाउड टू, प्लीज गो अहेड। All right, let's go. Summarize the key points covered in this session. Encourage participants to continue exploring behaviorism and cognitivism in their teaching practice. तो अब मेरा आपसे ये क्वेश्चन होगा कि आपने अपनी 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 टीचिंग मेथोडोलॉजीज में ये जो है सोशल बिहेवियर एंड मेंटल कैपेसिटी, इन दोनों को कंपेयर करना है कि दोनों कहां तक अपना रोल प्ले करते हैं इन टर्म्स ऑफ लर्निंग डेवलपमेंट में। ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं कि जो कॉग्निटिविज्म है एंड बिहेवियरिज्म है, ये दोनों का कहां तक रोल है जब आप क्लास में स्टूडेंट्स को देखते हैं और फिर आप अपनी लर्निंग जो एजुकेशन साइकोलॉजी है उसको अप्लाई करके देखते हैं कि अच्छा ये 5 बच्चे हैं, ये सोशल बिहेवियरिज्म में ज्यादा सीख रहे हैं, ये 10 बच्चों को ऐसा लगता है कि इनकी इनबोर्न एबिलिटी, इनबोर्न कैपेसिटी ऑफ लर्निंग जो है वो ज्यादा शार्प है एंड दे आर एबल टू वर्क by themselves as compared to the other one who needs the participation of social environment in their learning process. ये आपके लिए असाइनमेंट भी है और आज इसमें हमने थोड़ी सी बात वैसे पहले की है और मैं चाहता था कि हम इस पर थोड़ी सी और बात करें कि आप एज ए टीचर किस तरह इन दोनों चीजों को देखते हैं। जी, कमेंट्स प्लीज। फरहाना, हेलो। यस सर। जी बेटा, कुछ बताएं मुझे क्लास में कभी पहले आपने इसको देखा है कि आप सोशल बिहेवियर वाले जो बच्चे हैं वो किस तरह से सीखेंगे, जो उनको ज्यादा मतलब उनकी टेंडेंसी सोशल बिहेवियरिज्म की तरफ है और कुछ बच्चे की कॉग्निटिविज्म की तरफ है, तो किस तरह आपने उनको कभी कंपैरिजन किया इससे पहले? यस सर। तो फिर कुछ एक्सपीरियंस बताया ना बच्चे। यस सर। सर एम आई ऑडिबल? यस यू आर। सर बिहेवियर में जो है बच्चों के अंदर जो है जैसे कि मैं अपनी क्लास के एग्जांपल देना चाहूँगी कि बिहेवियर में यानी कि मैंने क्लास में अपनी क्लास में अप्लाई किया कि मैं मतलब वंस इन अ वीक एक स्टूडेंट को जो है वो लीडर के लिए वो करती हूँ, चूज करती वेरी हूँ गुड। और फिर पूरा वीक जो है ना उसको मतलब टास्क देती हूँ कि ही विल हेल्प मी और शी विल हेल्प मी इन माय क्लास
वर्क मीन्स वो मेरी हेल्प करेगा, वो मतलब लाइन जो बच्चों की क्यू होती है उसको बनाने में मुझे हेल्प करेगा और ग्रुपिंग करने में हेल्प करेगा, और जो भी मुझे क्लास में नीड होती है। तो जब मैंने मतलब बच्चों को ये टास्क देने शुरू किए और मैं बच्चों को पहले से बता देती कि नेक्स्ट वीक यू विल बी द लीडर, तो यू विल हेल्प मी। तो वो Okay. जब वो नेक्स्ट डे, यानी कि यहाँ पे फर्स्ट डे जो होता है संडे का होता है, तो वो जब वो नेक्स्ट डे वो आते थे, वो बड़े हैप्पी कि टीचर शी विल गिव मी कैप। तो मैं उनको जो है वो लीडर का कैप देती हूँ, मतलब जब मैं उनको चूज करती हूँ किसी भी एक को, तो वो इतने हैप्पी होते हैं और उससे जो है ना उनके अंदर मतलब कॉन्फिडेंस आता है, वो इतने खुशी खुशी आते हैं। मतलब मोस्टली मेरे जो एज ग्रुप के बच्चे हैं वो थोड़े से जब फर्स्ट डे ऑफ वीक आते हैं थोड़ा सा वो अनहैप्पी भी होते हैं कुछ वक्त, कुछ टाइम, और कुछ थोड़े सैड भी होते हैं क्योंकि वो 2 डेज और 3 डेज के बाद आते हैं। तो वो उनके लिए जो है ना एक मतलब एक जैसे कहते हैं कि एक खुशी ले आते हैं उनके लिए कि टीचर जो है आज मैं लीडर बनूंगा या लीडर बनूंगी, तो वो टीचर मुझे कैप देंगी, फिर वो टीचर मेरी मुझे स्टार देंगी, और फिर पूरी क्लास के सामने जो है वो मेरे काम की तारीफ करेंगी। तो उनके अंदर मतलब एक कॉन्फिडेंस आ रहा है और मतलब वो अच्छा महसूस करते हैं, स्कूल खुशी खुशी आते हैं, और जो है ये encouragement उनके अंदर मतलब उनके बिहेवियर में एक कॉन्फिडेंस लेकर आई। इवन वो घर भी जाके बताते हैं कि टीचर ने जो है वो मेरे लिए क्लैप करवाई थी और मुझे अच्छा फीडबैक मिला। फिर उनके पेरेंट आके फीडबैक देते हैं कि जो है ना ये बहुत हैप्पी थे। इस तरह उनके बिहेवियर में बहुत चेंज आया, मैंने नोटिस किया इस चीज के, मतलब उनका बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो गया है। Okay, that's a very good example. यही तो बात है ना, हम यही कह रहे हैं कि ये जो स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग है या टीचिंग भी इसको कह सकते हो आप, इसमें यही है कि जो स्टूडेंट के इन बोन उनकी कैपेसिटी में है, उनकी एबिलिटी में है, हमने उसको किसी तरीके से बाहर निकालना है, उसको शेप अप करना है, ताकि कल को मॉडर्न टाइम पे वो इस जमाने में अपने आप को कंपैरेटिव बना सके कि नहीं, वी आर वेल एबल टू डू दिस। उनमें वो कॉम्प्लेक्स का शिकार ना हो, उनमें कॉन्फिडेंस की कमी ना हो, उनमें इनकरेजमेंट हो। वो कल को बाहर जब निकले एज लीडर्स, एज टीचर्स, एज मैनेजर, whosoever, whatsoever they are going to be by tomorrow, they should be able to participate. They should be able to speak. They should be able to teach. They should be able to manage things with confidence and with their leadership qualities. Mr. Taha, I need some feedback from you. Some comments, please. यस सर। Yes, please. सर ये तो बहुत ज़रूरी पार्ट होता है कि आप जो है अपने स्टूडेंट्स को जो है वो बैक करें और उनको जो है वो पॉजिटिव इंकरेजमेंट प्रोवाइड करें। अगर ये नहीं करेंगे तो आप जो है, बल्कि मैं तो कहता हूँ इसका ज़्यादा पार्ट होता है, अगर आप सख्ती से निपटेंगे ना तो वो आपसे समझने के फिर वो रिवोल्ट पे आ जाएंगे। तो ये वाला जो पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी टीचर के लिए, चाहे वो स्टूडेंट बेस्ड लर्निंग हो या टीचर सेंट्रिक लर्निंग हो। दोनों हाल में जो है वो आपको किसी न किसी तरीके से अपने स्टूडेंट्स को क्या करना होता है कि इनकरेज करना होता है और उसको उसके एप्टीट्यूड के मुताबिक क्वेश्चन दे, वो सॉल्व करेगा, आप उसको पूरी क्लास के सामने तारीफ करें। ये नहीं कि अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसका एप्टीट्यूड इतना हाई नहीं है तो उसको आपने मुश्किल सवाल दे दिया, आप उसको बहुत ही ईजी क्वेश्चन दें और वो सॉल्व करके देगा तो आप उसकी तारीफ करें पूरे क्लास में, देखें इसने करके दिखा दिया, आप लोग उसको ये समझते थे इसने कर दिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मेरा तो ये फीडबैक। Very good. Yes, Farhana, you want to say something? Yes, sir, I Rukesh ji? agree with Taha। जी जी। तो क्लास में हमें बहुत ज्यादा नीड होती है, इवन हमारी जो टीचिंग में और में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है ये, और इससे हमें बच्चों का हिडन टैलेंट भी पता चलता है। मैंने ये चीज नोट की है। We have lost you. Yeah, Farhana, say something, please. Yes, sir, can you hear me? Yeah, I can hear you. Okay. Yeah. Yes, sir, I will agree with Taha इस कि हमें बहुत ज्यादा नीड है हमारे और ये बच्चे की लर्निंग में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है।
क्योंकि इससे जो है ना, जब बाज़ औक़ात बच्चे के जो है वो हिडन टैलेंट्स का भी पता चलता है, जब जब हम बच्चे को मोटिवेट करते हैं और उसको कुछ टास्क देते हैं, तो मतलब बच्चे इतने अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं कि किसी बच्चे के अंदर हमें लीडरशिप का पता चलता है, किसी बच्चे के अंदर हमें जो है वो मतलब और भी उसके जो हिडन टैलेंट्स होते हैं वो सामने आते हैं इन चीज़ों के ज़रिए। जब हम बच्चे को मोटिवेट करते हैं और उसको encourage करते हैं, तो उससे बच्चे बहुत ज़्यादा जो है कॉन्फिडेंस गेन करते हैं। वेरी गुड। और मैं ये समझता हूँ, थोड़ा सा ऐड कर दूं कि बल्कि हमारे पास चूंकि रिकॉर्ड होता है सारे बच्चों का, तो हम उसको वी शुड कीप इट अप, और फिर उनके सामने कमेंट्स लिखते जाएं कि फलां बच्चे ने फलां दिन ये बात कही थी, उसको हमने ये टास्क दी थी, ही और शी परफॉर्म्ड टू द मैक्सिमम, और फिर आपने आगे कमेंट्स दे दें, और फिर देखिए कि उनकी जो है, फिर उनके बाद आप उनको करते हैं, टास्क देते हैं, और उनकी 4-5 टास्क करवा के आप फिर उनका रिजल्ट निकालते हैं, तो फिर आपको एक्चुअली पता चल जाता है कि ये बच्चे की जो डायरेक्शन है, ही और शी कुड बी ए लीडर बाय टुमारो, one can become a great speaker tomorrow, one can become a great businessman tomorrow, one can become a great leader, or maybe a manager tomorrow. तो आप जब आप उनके असेसमेंट करेंगे, उनकी एवेल्यूएशन करेंगे, उनकी दी हुई गिवन टास्क की असेसमेंट करने के बाद आपके पास कोई क्लूज होंगे कि अब हम समझते हैं कि इस बच्चे की हिडन क्वालिटी ये है, इसकी जो इनबोर्न एबिलिटी है वो ये है, तो फिर आप कहेंगे, बल्कि अगली क्लास वाली टीचर को भी आप कह देंगे जब आप बच्चों को ग्रेजुएट करेंगे या फिर अगली क्लास में जाएंगे कि इन बच्चों के पास ये एबिलिटी है, ये बच्चे के पास ये एबिलिटी है, तो कोशिश करें कि आप उसके इस टैलेंट पे ज्यादा काम करें, ताकि बच्चा कल को अपने टैलेंट को जो है वो निखार सके। इज इट क्लियर? यस सर। तो आपने आपने कभी मतलब सोचा है कि हम इस तरह से ही करें कि फर्ज करें हम बच्चों का थोड़ा रिकॉर्ड रखें, हम जान जाए कि उनके अंदर की क्वालिटी, क्योंकि हमने पता है क्या करना है, देखने है कि बच्चे की जो स्किल है, जो उसका जो टैलेंट है, उसका शौक है। इंसान फितरती तौर पर हम पता है क्या है, यू ऑलवेज बिकम हैप्पी, और यू ऑलवेज हैप्पी टू डू व्हाट यू वुड लाइक टू डू। अगर आप टीचर हैं तो आप टीचिंग करके ही आपको मजा आता है, खुश रहते हैं। अगर कोई बंदा बिजनेस वाला है ना, उसकी नेचर बिजनेस, वो बिजनेस करके खुश रहता है। तो इसलिए जो इंसान की नेचर, जो उसको स्किल दी गई है, इट्स आल्सो गॉड गिवन स्किल, ही और शी will be more happier by applying their skills according to, you know, जो भी उसने फ्यूचर में उन्होंने बनना होता है, और ये वो जो बन चुके हैं, फिर उसी में वो खुश रहते हैं कि वो जो काम उनको सौंपा गया उसी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को करें। तो क्यों ना हम बच्चों पे स्टार्ट में ही काम करना शुरू कर दें। वो ऐसा ना हो कि पाकिस्तान में मतलब हम 30 साल के बाद एक्चुअली पता चलता है कि यार कल को हमने एक्चुअली करना क्या था। बेहतर ये था कि हम प्लान ए जो हमने बी किया, बेहतर था कि हम प्लान ए कर लेते या फिर प्लान हम सी कर लेते, क्योंकि प्लान सी के लिए हमारी स्किल्स बेहतर थी। Am I making some sense? ये सर। हमें तो 30-35 साल के बाद जाके पता चलता है कि काश कि यार हम इस लाइन को इख्तियार कर लेते। यस सर। यस सर, ऐसा तो है। या अगर हम बच्चों पे स्टार्ट में काम करना शुरू, हमें तो फिर आहिस्ता 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 उनकी क्वालिटीज का पता है, उनके टैलेंट का स्किल। 2 बच्चे हैं तो जी एक बच्चे को मेडिकल डॉक्टर बना दो, दूसरे को इंजीनियर बना दो। सर बल्कि स्टेप बाय स्टेप जो है वो, क्योंकि काउंसलिंग नहीं होती, तो स्टेप बाय स्टेप जो है वो बच्चों की जो है वो चेंज ही होती रहती है, कि मतलब अगर एग्जैक्टली, प्रॉपर काउंसलिंग नहीं होती। वेरी गुड, वेल सेड। और उनको और सर पता है, हमारे यहाँ जो है बच्चे भी कंफ्यूज ही रहते हैं।
यस सर, अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ प्रॉपर काउंसलिंग नहीं है। बच्चा जो है वो बचपन में कहता है कि सो सॉरी फॉर दैट, बचपन में वो उसका शौक होता है पायलट बनने का। फिर जब वो ग्रेजुएशन जब वो डिसाइड कर लेता है कि उसने क्या करना है, फिर वो जाके इंजीनियर बन जाता है। और फिर इंजीनियर बनने के बाद एंड में जो है वो क्या कर रहा होता है, कुछ समझ नहीं आता, कुछ इंजीनियर बन जाते हैं, कुछ वो जो भी है उनको वो सही लग रहा होता है उसको फर्स्ट में चला जाता है, बिकॉज लैक ऑफ काउंसलिंग। इट नीड्स काउंसलिंग, प्रॉपर काउंसलिंग। Yeah, well said. Exactly. Evaluation. Can somebody read this slide for me, please? Yes, Yes, please. importance of evaluation and follow-up. Evaluation informally assess participants' understanding through their contributions to discussions and Thanks. activities. Collect participants' reflection or action plans for implementing behaviorist and cognitivist principles in their teaching practice. Follow-up provides additional resources or reading on behaviorism and cognitivism or interested participants. Yeah. Offer opportunities for ongoing professional development in implementing new strategies in the class. Yeah. Offer opportunities for ongoing professional development. इसी की हम बात कर रहे हैं ना? In implementing new strategy in the classroom, कि professional development की तरफ हमने बच्चों को लेके जाना है। ये जरूरी नहीं है कि जो आज हम कहते हैं कल को बच्चा वही बनेगा। आप बच्चों को थोड़ा सा जब हम फ्री हैंड कर देंगे और उनकी इनएड क्वालिटीज, कैपेसिटी, एबिलिटीज को जब हम बाहर निकलता हुआ देखेंगे, इट्स लाइक डिगिंग आउट देयर टैलेंट। तो मैं समझता हूँ कि बच्चा कल को उसको लाइक एट द एज ऑफ लेट्स से मे बी 20 or even before, a child would know what he can make up. Any addition to that, please? Mr. Taha, are you still around? I, I, I think Taha has left. Ruqayya, would you want to say something? Okay, Farhana, go ahead, please. सर, इसमें जो है हम इवैल्यूएशन में जो है जो भी हमारा स्टूडेंट है उसको सारे उसके अंदर उसने जो भी पार्टिसिपेशन है उसको और जो भी उसने कंट्रीब्यूशन है उसकी पार्टिसिपेशन की, उसको पहले देखें, उसके ऊपर फिर डिस्कस करें, फिर उसको इवैल्यूएट करें कि किस तरह से उसकी पार्टिसिपेशन थी। उसकी सारी जो जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट थे उनका सबका डेटा कलेक्शन करें और उसके पास से क्या जो है रिजल्ट निकला है, और यानी कि और इस सब उनके बिहेवियर ने और कॉग्निटिव में उसके ऊपर क्या असरअंदाज हुई है, जो उसकी बहुत लर्निंग खूब है कहा, उसके ऊपर किस बहुत तरह खूब से कहा। अंदाज हुई उसके Well सर। said. हम बहुत अच्छा कहा आपने। I'm totally with you कि हम उनका डाटा कलेक्ट करें। डाटा कलेक्ट करने के बाद हम एक कंक्लूजन में पहुंचेंगे कि फलां बच्चे की जो हिडन क्वालिटीज हैं वो ये हैं, और फिर हम साथ साथ काउंसलिंग करते जाएं ताकि बच्चों को कल को जब बच्चा 20 साल के हो जाता है तो उसको पता हो कि दिस इज व्हाट आई कैन डू फॉर माय फ्यूचर। या वेल, थैंक यू सो मच। हाँ, करें बात, थोड़ी और करना चाहते हैं तो सर आप बोले स्टिल मेरा एक 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा है। मिनट। या सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी बोले प्लीज। सर इसमें अब ये जो इवेलुएशन की जो बात आ रही है सर, इसमें सर मुझे ये समझ में आ रहा है कि जैसे आप जब बच्चे को ये बिहेवियरिज्म के थ्रू, और जब आप उसको इवेल्युएट करते हो तो जी उसके उसका जो रिजल्ट मिलता है उसके बाद ही आप बच्चे की
ही सही है कि इस तरह से लेके चलना है? No, it's not the best strategy. It's not the best, but it can be effective. सर मैं थोड़ा सा चाहूंगी कि मुझे जो है ना इस बारे में थोड़ा सा जानना चाहती हूँ कि सर कौन है, मतलब मैं इसको थोड़ा सा समझना चाह रही हूँ कि जैसे अब आपकी जो बात की बीच में डिस्कशन में बात हुई कि भी बच्चे को जो है वो हमारे यहाँ साथ भी सर नॉर्मली यही होता था कि भाई हमारे टाइम पे जो है वो बहुत कंफाइंड किस्म की और बिल्कुल ही दो तीन फील्ड्स होती थी कि भी लड़कियों को मोस्टली वो मेडिकल में जाना था और जी लड़के जो है वो ज्यादातर इंजीनियरिंग में चले जाते हैं। तो सर उसमें फिर मैंने मतलब अब हम आके फील करते हैं कि और कितनी ऐसी फील्ड थी जो अब लोग आके उनको प्रैक्टिकल लाइफ में वो उनको बहुत बहुत फायदा दे रही है, जितना हम लोगों को इतना फायदा नहीं दे सकती क्योंकि हम लोगों के पास मतलब ऑप्शंस बहुत कम। 100% राइट कि काश कि हम भी वो कर लेते तो हम आज मतलब हम फाइनेंशियली बेहतर होते या कुछ और तरीके से बेहतर होते। यस सर। तो सर इसमें मैं ये समझना चाह रही हूँ कि ये जो काउंसलिंग की बात की है इन्होंने फरहाना ने थोड़ा सा मतलब इसको बताएं कि काउंसलिंग हमारा मतलब कैसे करनी चाहिए कि पहले हम बच्चे को एसेस करें और कितना टाइम मतलब बच्चा किस टाइम तक एसेस हो, उसकी एबिलिटीज कितनी बाहर आए तो फिर हम कहें कि भी हाँ भी आपकी ये फील्ड है, या मतलब काउंसलिंग साथ साथ होनी चाहिए और अगर होनी चाहिए तो उसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? फरहाना ने एक बड़ी अच्छी बात की थी। मैंने भी बात की थी एक्चुअली। मैंने ये कहा था कि हम बच्चे को फर्ज करें, उसको असेस करते हैं, 4 या 5 दफा असेस करें ना। उन्होंने एक बात की कि मैं मतलब हफ्ते में मतलब फर्ज करें आप कोई भी बंदा बच्चे को कोई टास्क दे देता है तो बच्चा देखता है वो परफॉर्म कैसे करता है। अब टीचर जो है साइकोलॉजी में, एजुकेशन साइकोलॉजी में, टीचर को ये चाहिए कि उसको असेस करे कि ये बच्चा इस तरह से परफॉर्म करता है तो इसकी इन 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 बोर्न क्वालिटी क्या है, एबिलिटी क्या है, टैलेंट इसके अंदर क्या है, और हम इस पे किस पे हम उस पे ज्यादा काम कर सकते हैं। और उसके टैलेंट को देख के साथ साथ उसकी काउंसलिंग करते जाएं कि बेटा हमें लगता है कि आप इस डायरेक्शन में अच्छा कल को परफॉर्म कर सके। यू कैन मेक वन लाइक वन मेडिकल डॉक्टर, वन engineer, you can make one good lawyer, you can make one good singer. Okay, तो साथ साथ करते जाएं। बट लेट्स हियर फ्रॉम फरहाना। फरहाना आपके ख्याल में क्या है, कहाँ पे काउंसलिंग स्टार्ट होती है? सर जब आप बच्चे के अंदर किसी उसके किसी टैलेंट को देखें या कुछ भी, जब मतलब बच्चे के अंदर कोई भी हिडन टैलेंट को देखें या कोई भी बच्चा कर सकता है तो उस चीज को अप्रिशिएट करें और उसे काउंसिल करके बेटा यू कैन डू दिस, ओके। और उसको मतलब इस तरह जैसे फर्स्ट सपोज दैट अगर किसी बच्चे को रीडिंग का शौक है तो आप उसको रीडिंग मटेरियल प्रोवाइड करें, उसको उस तरह से करें कि बेटा मैं आपको आई विल give you a new story book और I will और मतलब साथ वो क्यूरियोसिटी उसके अंदर बढ़ जाती है कि है ना, मतलब what will be the next। तो वो बच्चा जो है फिर उससे जब उसको इस तरह की चीजें मिलती है, सपोर्ट मिलती है, काउंसलिंग मिलती है, एप्रिसिएशन मिलती है, तो वो और मतलब आगे से आगे की तरफ आप बढ़ता है। ऐड करना चाहते थे? ये सर थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली मुझे नहीं समझ आ रहा था कि काउंसलिंग जो है वो बच्चे की किस तरह ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। तो यस सर। तो सर लेकिन एग्जैक्टली 100% एग्जैक्टली कि भाई बाहर बिल्कुल कुछ भी नहीं, एक्स्ट्रा बिल्कुल करिकुलर कुछ भी नहीं है। जो कुछ है वो बुक्स ही है, जो कुछ है वो क्लास में ही है, यस बाकी सर। सब यस दुनिया गलत है बाकी की, यस सर। बाहर की तो दुनिया। सर जब आप थोड़ा सा अब आगे ये है कि जब आप बच्चों को फ्री हैंड देते हो तो उसमें बच्चों की कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में भी और बच्चों को सोशलाइज होने में भी काफी हेल्प आउट करता है, और आगे जाके जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आपको बहुत हेल्प आउट करता है और आपको बहुत सक्सेसफुल बनाता है। तो इसमें यही है कि बच्चे को एक फ्री हैंड दिया जाए कि बच्चे को एकेडमिक्स के साथ साथ जो है वो दूसरी एक्टिविटीज में भी उतना ही एनकरेज किया जाए, उसको टाइम दिया जाए, तो ताकि उसकी एबिलिटीज जो है वो या तो कंबाइन होके बड़ी अच्छे से खेल जाएंगी या किसी एक साइड पे हैं तो वो भी आपको पता चल जाएगा कि बच्चा आपका जो है वो किस साइड पे ज्यादा बेहतर
फैक्टर है। मैं आपको एक स्टोरी आपके साथ शेयर करता हूँ। हमारे गांव में एक लड़का था जिसको हम कहते हैं ना, पढ़ाकू किस्म के लड़के होते हैं ना, बुक वर्म जिनको कहा जाता है, वेरी इंटेलिजेंट, एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट, और उसके मार्क्स मैट्रिक में भी बड़े, मतलब में भी लेट्स से में भी 80-90% और कुछ इस तरह से, और बड़ा जहन, सब हम उसको जहन बड़ा जहन के वो पढ़ते ही रहता सारा कुछ। एक दफा, मतलब मैं एवरेज स्टूडेंट हूँ, एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ। एक दफा मैं और एक जगह पे खड़े, और मुझे कहता है कि सर आप बातें शायद बड़ी अच्छी करते हैं, तो आपको क्राउड पसंद है? मैंने कहा या, आई हैव नो प्रॉब्लम। तो कहते हैं कि आप 200 या 300 बंदे में खड़े होकर बात कर लेते हैं। मैंने कहा मैं तो 500 में भी कर सकता हूँ। कहते मैं तो 10 में भी नहीं कर सकता। कहते मुझे फोबिया है लोगों का, आई एम अफ्रेड इवन टू स्पीक टू 5 पीपल, आई डोंट लाइक सोशल गैदरिंग। आपके ख्याल में कहां पे मिस्टेक थी? ये सर बिल्कुल, जब वो मतलब वो बिल्कुल पढ़ाई में जो बच्चे बिल्कुल कमरों में बंद होके जी जी, नंबरों के चक्कर में, तो नंबरों सर के चक्कर में। सोशलाइज कम करते हैं ये सर, सोशलाइज कम करते हैं सर ऐसे बच्चे। तो फिर प्रैक्टिकल लाइफ में तो वो बंदा एक्चुअली तो नाकाम रहा ना। यस सर, बिल्कुल सर। प्रैक्टिकल लाइफ में तो फिर बंदा नाकाम है। अब आपके मार्क्स क्या करेंगे? आपने आपने मैट्रिक में ले लिए हैं 95%। आजकल तो मुझे लगता है जैसे लोगों के 100% भी आ जाते हैं, हमारे दौर में तो नहीं आते होते थे। सर हम लोग को समझ नहीं आती थी कि भाई हमारे जो हम सर मतलब 10 में से 7 नंबर हम कहते थे कि ठीक आए हैं, तो सर अब 10 में से 9 आते हैं तो बच्चा कहता है सर 1 नंबर कैसे कट गया। एक एग्जैक्टली वो कहते हैं कम से कम 9.5 भी समझ नहीं आ रही क्या सर, आधा नंबर का। मुझे याद है मैं कॉलेज में पढ़ाता था इधर रावलपिंडी में, तो वो मेरी स्टूडेंट्स, स्पेशली गर्ल्स साइड, वो हमेशा ही कहती थी सर वैसे बाय द वे आपने जो 1 नंबर हमारा काटा है वो कहाँ से काटा है? कैसे, वाह क्या बात बिल्कुल। और है। सर गर्ल्स एक एक नंबर के लिए लड़की यस, देख लें, गर्ल्स तो लड़ती हैं एक नंबर से, एग्जैक्टली। अच्छा सर, इसमें फिर ये भी देखा गया है कि जो ये जो हम बात करेंगे जो बिल्कुल ही बुक वर्म टाइप बच्चे होते हैं सर, फिर उसमें ऐसा जाता है जो बहुत ही लाइक फाइक टीचर्स आते थे हमारे यूनिवर्सिटी में, या इस तरह से अपना जो है वो कन्वे नहीं कर पाते थे नॉलेज, जिस तरह से एक एवरेज कोई एवरेज कर। विद यू कि जो एवरेज स्टूडेंट कल को टीचर बनता है वो ये समझता है कि यार मैं भी एक दिन एवरेज था, चलो हम जैसे लोग तो कहते हैं यार हम भी कभी नालायक थे। समझ आई ना आपको? कि लेकिन फिर हम सोचते हैं कि यार जो एक एवरेज बच्चा बैठा है जो क्लास में, एनीवे नो वन इज लेस इंटेलिजेंट, लेकिन सिर्फ कैपेसिटी लर्निंग की थोड़ी बहुत डिफरेंट होती है, तो हमने उसके लेवल पे जाके उसको पढ़ाना है ताकि वो भी इस चीज को अच्छे तरीके से अब्जॉर्ब कर सके, इसको ठीक तरीके से वो अंडरस्टैंड कर सके, और कल को एग्जाम में वो अपने आप को रिप्रोड्यूस करने के लायक ठहर सके। ये सर तो मेरा ख्याल एवरेज स्टूडेंट, आपकी बात सच है, आई एग्री विथ यू कि एवरेज स्टूडेंट जब टीचर बनते हैं ना, तो he could be even a better teacher than the intelligent student who was once intelligent in the class but now he's a teacher, but maybe he may not perform compared to the average student. ये सर बिल्कुल। Yeah. any 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 other addition if you want to? So far I wanted to stop here. जो आपने होमवर्क करना है वो आपने बिहेवियरिस्ट और कॉग्निटिविस्ट दोनों पे काम करना है, कि बिहेवियर थ्योरी बीएफ स्किनर को ले लें या किसी और को भी ले लें, और आपने जो इसकी जो मेंटलिज्म की है, जो मेंटलिस्ट थ्योरी है नाम चाम्स की, इसको जरा देखना है, बट आई विल आल्सो ब्रिंग माय ओन असाइनमेंट्स फॉर यू और सम स्लाइड्स ऑन दैट। थैंक यू सो मच। आपसे एक चीज
कंफर्म करनी थी मुझे, जी 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 गाइड मी। जी सर प्लीज। ये जो आपने लास्ट टाइम असाइनमेंट दिया था हमें, उसके लिए बिहेवियरिज्म का, कि वो किस तरह से इन्फ्लुएंस करता है टीचिंग प्रैक्टिसेस पे, तो इसमें जो है जब मैंने इसको रीड आउट किए, काफी सारे आर्टिकल्स वगैरह, और ये जो उसमें जो इसमें यानी जॉन वॉटसन वगैरह, इन सबको भी मैंने रीड आउट किया, जी तो उसमें जो है हमें उसकी लर्निंग थ्योरीज भी को भी ऐड करना लर्निंग पड़ेगा, थीरीज को करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। उनकी लर्निंग जो थीरी भी को लर्निंग करना पड़ेगा, थ्योरीज है। एग्जैक्टली करना पड़ेगा। उसमें फिर आपका मोटिवेशन भी आ जाएगा, फिर उसमें रिइंफोर्समेंट भी आ जाएगी, लर्निंग थीरीज भी आ जाएंगी कि सोशल थ्योरी क्या है उसमें। ये उसी की हम बात कर रहे हैं, बिल्कुल उन्हीं की बात कर रहे हैं, उसमें अच्छा, ऐड करें उसको। बस जी जी। इसी चीज का कंफ्यूजन था, दैट्स व्हाई मैंने आपको सेंड नहीं किया था, मैंने कहा मैं आपसे कंफर्म कर लूंगी, देन आई विल सेंड यू। क्योंकि देखिए बच्चे बहुत आपने अच्छा किया, क्योंकि लर्निंग थ्योरीज को लेंगे ना, फिर हमें पता चलेगा कि लेफ्ट साइड वाला बंदा क्या कहता है, राइट साइड वाला क्या कहता है, एक दूसरे के मध्य मुकाबल क्या कहता है, सोशल वाला क्या कहते हैं और मेंटल थ्योरी वाला क्या कहता है। ठीक है, और फिर एक थ्योरिस्ट होता है जो कहता है कि यार दोनों का अमल दखल है लर्निंग में। ठीक है, तो फिर हम उस पर भी बात करेंगे, और फिर हमने क्लास में ये देखना होता है कि कौन सी थ्योरी हमारे लिए बेहतर है इस क्लास के लिए, और बच्चे कहाँ कहाँ तक उन्हीं थ्योरीज के अंदर है कि एजुकेशन साइकोलॉजी, अंडर द एजुकेशन साइकोलॉजी किस तरह से बच्चा सीखता है, और हमें किस तरह से उनके असेसमेंट करनी है, उसको उनको वैल्यूड कैसे करना है, और फिर उनकी काउंसलिंग करके कल को उनको उनका फ्यूचर ब्राइट बनाने के हमने किस तरह उनकी हेल्प करनी है। दैट्स व्हाट माय टेक इज। So can we stop here? Yes, sir. Sir, can you please this today's assignment, can you please share in the group as well? It would be very kind of. Yeah, I will. No problem. Yeah. Yeah. Well, no problem. Thank you so much. I will do that. Right away, I will just do it. Thank you. I think. Okay. Okay. या नोट खत्म हो गया, उसको बाकी वो कर दो। मैं ना वो ठीक है।